So after going through the scope of microeconomics, let's start with another part. That's your macroeconomics. Macro, this A alphabet that you can see, what does it denote? It denotes aggregate. जब हम लोग किसी भी चीज़ को पूरी तरह से completely लेते हैं तो वो आपका किसके डेफिनेशन में आता है? मैक्रो के डेफिनेशन में आता है। तो मैक्रो का बेसिकली मतलब ही होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल, जो पूरी तरह से हो, जो कम्प्लीटली हो, वो आपका किसके डेफिनेशन में आता है? मैक्रो। तो मैक्रो में जो आपका अल्फ़ाबेट है ए, वो एग्रीगेट को डिनोट करता है, और माइक्रो में जो अल्फ़ाबेट था आपका आई, वो इंडिविजुअल को डिनोट करता है। तो दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में डिफरेंस है। सो वी हैव मैक्रो एंड वी हैव माइक्रो। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद मैक्रो। मैक्रो मतलब एग्रीगेट। तो जब आप किसी कंट्री के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट employment, price rise, or total output for the economy as a whole, or for the economy completely. Like after this we can have this word completely. Then we study it under macro economics. तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से completely एग्रीगेट वे में पढ़ेंगे, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे? वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और जब भी किसी चीज़ को हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे तो वो हम लोग किस में पढ़ रहे थे? वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। तो ये फ़र्क हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। तो पहले आपको यही जानना था कि मैक्रो में क्या है। तो ये जो आपका ए अल्फ़ाबेट है वही आपका डिनोट करता है, क्या चीज़ डिनोट करता है? एग्रीगेट। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली पूरी तरह से ऐड कर करके पढ़ेंगे। तो माइक्रो में जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, अगर हम सिर्फ ए को स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा? माइक्रो में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू इतना करके जेड तक जाते हैं तो ये आपका किस में आता है? मैक्रो। तो इंग्लिश का अगर आप एक अल्फ़ाबेट स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो में चला जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई द थिंग्स, ओके। तो इंग्लिश में अगर किसी एक अल्फ़ाबेट को आप स्टडी करते हैं तो वो आपका माइक्रो में चला जाता है। लेकिन अगर आप सारे अल्फ़ाबेट्स को ले, वी हैव हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स? ऑब्वियसली 26 अल्फ़ाबेट्स, आपको पता भी होगा। जस्ट आस्किंग लाइक दिस। तो 26 अल्फ़ाबेट्स को अगर हम लोग ऐड कर करके स्टडी करें तो वी विल स्टडी इट अंडर वेयर? वी विल स्टडी इट अंडर मैक्रो। तो इकोनॉमी का पूरा एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में पूरा प्राइस राइज, ये सारा चीज़ आपका किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। और माइक्रो में पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कॉस्ट, पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हर चीज़ जो पर्टिकुलर होता है, हर चीज़ जो इंडिविजुअल होता है, वो आपका माइक्रो में आता है। लेकिन जब सारी चीज़ों को हम इकट्ठे लेते हैं, एक साथ लेते हैं, तो वो आपका किस में आता है? वो आपका आता है मैक्रो। तो ये फ़र्क है बेसिकली आपका मैक्रो और माइक्रो के बीच में, ठीक है। तो मैक्रो को जैसे हम लोगों ने ना माइक्रो को प्राइस थ्योरी कहा था, यहाँ पे जो मैक्रो है आप उसको ये भी कह सकते हैं, इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कह लें या आप इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से ये दोनों वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि माइक्रो में मैंने क्या बताया, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं या फिर प्राइस थ्योरी, क्योंकि डिमांड से किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, सप्लाई से किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, कितना कमाई होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच करके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली माइक्रो में पढ़ रहे हैं, तो उसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग एज अ होल
कंप्लीटली चीज़ों को लेते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप डिस्कस किया था, वैसे ही आपका यहाँ पे भी जो है तो वो स्कोप है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जहाँ तक स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है तो ये बेसिकली आपको बताता है कि किस तरह से नेशनल इनकम, आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू नो दैट व्हाट इज आवर नेशनल इनकम और व्हाट इज द level of employment in the economy। इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसीलिए कहा जाता है। आप क्लास 12 में ये आपका चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो केनीसियन थ्योरी में आपका आता है। इसमें हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो आपका टर्म दिख रहा है नेशनल इनकम, इसके ऊपर भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें बताता है इसमें। तो आप नेशनल इनकम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम ऑफ द होल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी का जो इनकम होता है उसी इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, उसी इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो हम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में कहाँ से पता चलता है, हम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम लोग स्टडी करते हैं तब हम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है। और जो एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में वो सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं होता है, पूरे इकोनॉमी को मतलब कंप्लीटली जो है हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं पूरे इकोनॉमी को। तो जो एम्प्लॉयमेंट है आपका इकोनॉमी में, कितने लोगों को जॉब मिला है, कितने लोगों को जॉब नहीं मिला है, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लोग मतलब पूरा कंट्री को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम पूरे कंट्री को लेकर के बात करते हैं तो वो आपका किस में आता है, एग्रीगेट में आता है। और जब कोई चीज़ एग्रीगेट में आता है तो उसको हम लोग किसके डेफिनेशन में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में स्टडी करते हैं। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग जानते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से। तो आपके कंट्री का टोटल इनकम क्या है, मतलब सारे लोगों की कमाई को टोटल, आपका 3 मेथड्स है जो आप नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। वन इज योर वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज योर इनकम मेथड, थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपका अभी का सिलेबस ही नहीं है, एक्चुअली यू विल स्टडी इन क्लास 12। तो ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं या आप कहाँ पे पढ़ेंगे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब आपको ये जानना होता है कि पूरे कंट्री का एज अ होल इनकम क्या है, पूरे कंट्री में कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप कहाँ डील करते हैं, आप ये सारी चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डील करते हैं। तो ये आपका हो जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो आपका पहला वाला पार्ट आ जाता है। दूसरा जो आपका प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, वन इज योर इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज योर डिफ्लेशन। So what is the meaning of inflation and what is the meaning of deflation and why are we studying it under macroeconomics? ये जो complete आपका एक question है
जो आपके दिमाग में अराइज करता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग होता है। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है प्राइस राइज। जब कोई भी चीज महंगी होनी शुरू होती है और लोगों के पास उतनी कमाई नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर सके उसको ज़्यादा, इकोनॉमी में हर तरफ दिखता है कि प्राइसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं प्राइस राइज। उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन सिर्फ मेरे और तुम्हारे घर में नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं कि मेरे घर में गैस महंगा है या मेरे घर में पेट्रोल महंगा है या मेरे घर में सरसों तेल महंगा, ये सिर्फ मेरे घर में नहीं होगा। अगर पेट्रोल महंगा होगा, अगर गैस महंगा होगा, अगर सरसों तेल महंगा होगा या अगर कपड़े महंगे होंगे, शूज महंगा होगा, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं महंगा होगा, वो पूरे इकोनॉमी के लिए एज अ होल कंप्लीट वो महंगा होगा। तो क्योंकि हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ दैट जो आपका इन्फ्लेशन है, जो आपका प्राइस राइज है, वो आपका कहाँ पे आ जाता है, वो आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग थिंग्स कंप्लीटली। किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा, उसकी महंगाई के बारे में बात नहीं हो रहा, रादर पूरे इकोनॉमी में जो महंगाई चल रही होती है उसके बारे में बात होता है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट वी स्टडी दिस इन्फ्लेशन अंडर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपने इन्फ्लेशन देखा, वैसे ही आपका डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस फॉल। जब किसी भी चीज का प्राइसेस गिरना शुरू होता है तो वो आपका डिफ्लेशन होता है। अब ये नहीं सोचना कि ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि महंगे होने के बाद भी सस्ते होते हैं, तो वो सिर्फ मेरे और आपके लिए सस्ते नहीं होने जा रहे, वो पूरे इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली सस्ते होते हैं। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, इन्फ्लेशन पढ़ा, डिफ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन में प्राइस राइज पढ़ा, डिफ्लेशन में प्राइस फॉल पढ़ा। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं है। रादर हम लोग जब भी ये सारी चीजें स्टडी करते हैं तो पूरे इकोनॉमी के लिए, एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए, कंप्लीट इकोनॉमी के लिए, टोटल इकोनॉमी के लिए हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं। तो आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन किसी भी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट हम लोग उसको किसके स्कोप में लेकर के जाते हैं, हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में लेकर के जाते हैं। तो दैट वाज योर सेकंड पॉइंट, दैट वाज योर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। उसके बाद आपका जो इकोनॉमी में एक कंसर्न है, ये इकोनॉमी के लिए कंसर्न है। जैसे पहले क्या था कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाए, वो प्रायोरिटी था। देखो, अपने आप को हम लोग तभी ग्रो कर पाएंगे जब अपने आप को हम फ्री कर पाएंगे। अगर बहुत पाबंदियां हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी चीज़ें कोई और कंट्री लेकर के जा रहा है, तो हम अपने आप को कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो प्रायोरिटी था वो तो यही था कि किसी तरह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, जो हमें 15 अगस्त 1947 में मिल गया, 15 अगस्त 1947। इस दिन हम लोगों को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिल गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गया। अब ये समझ में आया कि इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, सारे पैसे तो खत्म हो गए, सबने ले लिया उसको, मुगल्स ने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया, तो हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। अब क्या? तो पहले हम लोगों ने कोशिश की कि अपने आप को फूड के टर्म में सेल्फ सफिशिएंट करें। एग्रीकल्चर हमारा मेन एक्टिविटी रहा। एग्रीकल्चर ही नहीं, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ थे वो सारे भी हमारे लिए काफ़ी मेन रहे। उनका कंट्रीब्यूशन जो हमारे जीडीपी के तरफ था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ था, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हाई। और फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर से तो काम होगा नहीं, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी फोकस जो है तो वो करना पड़ेगा।
तो हमने फिर उसमें जो है तो वो प्रायोरिटी दिया आपका। तो फिर सर्विस सेक्टर के बारे में एहसास हुआ कि अरे यार ये पीछे रह गया है, तो हम लोगों को सर्विस सेक्टर पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो हमने सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया। तो जब हम लोग अब लगभग क्या है कि खाना सफिशेंट है, पहनना सफिशेंट है, जॉब्स नहीं है, बट धीरे धीरे वो भी आपका हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यही सोचा कि इकोनॉमी को बड़ा कैसे किया जाए। एरिया वाइज आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको बड़ा करना है। इकोनॉमी का ग्रोथ, जैसे कि डेवलप्ड नेशंस हैं, इतने अच्छे रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो सारी चीज़ें कैसे ग्रो की जाए। तो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में होगा तो वो सिर्फ मेरा या सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो जब भी होगा तो पूरे इकोनॉमी का होगा, कंप्लीट इकोनॉमी का होगा। तो क्योंकि वो पूरे इकोनॉमी का होगा, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पूरे इकोनॉमी का है, इसी वजह से हम लोग उसको किसके अंडर स्टडी करते हैं, हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो दैट इज योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हम लोगों ने बात किया। और जो आपका इंटरनेशनल प्राइसेस है, एंड आपका फॉरेन करेंसीज है, तो इंटरनेशनल प्राइस के बारे में जब मैं बात कर रही हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल? इंटरनेशनल इज समथिंग व्हिच हैपेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब कोई भी चीज मिनिमम 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है तो वी कॉल दैट एज व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल। तो नेचुरल सी बात है, कंट्री की बात आ रही है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट की बात आ रही है। तो 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में जब प्राइसेस को डिटरमिन करना होता है, फॉरेन करेंसी, बाहर की कंट्री की करेंसी, तो हमारे कंट्री के साथ ही एक्सचेंज होगी। तो जब फॉरेन करेंसी की बात आती है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस की बात आती है, तो नेचुरल सी बात है, इट इज हैपनिंग इन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सो वी आर गोइंग टू डील दिस अंडर व्हाट? वी आर गोइंग टू डील दिस अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बारी फिर से हम लोग चीज़ों को समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। माइक्रो के बारे में जो हमने पढ़ा वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। MII स्टैंड्स फॉर योर इंडिविजुअल एंड I इज गोइंग टू बी देयर इन माइक्रो। और ये जो है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो स्टडी करा है, तो A का मतलब यहाँ पे एग्रीगेट हो जाता है। जब हम पूरे कंट्री को कम्प्लीटली लेते हैं तो वो हम लोग किसके अंडर में लेते हैं? हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, टोटल आउटपुट, जब इकोनॉमी एज अ होल के लिए बात होती है तो हम लोग उसको किसके अंदर स्टडी करते हैं? वी स्टडी दैट अंडर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी चीज़ को जब हम कंप्लीटली पूरी तरह से पढ़ते हैं तो वो हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, A आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस अप टू Z आप जाते, जब आप सारे अल्फाबेट, सारे कंप्लीट टोटल, जब एग्रीगेट, जब आप सारे को लेते हैं तो वो आपका किस में आ जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो का मतलब ही होता है किसी एक चीज़ को कंसिडर करना, और मैक्रो का मतलब ही होता है जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठे कंसिडर करते हैं, तो दैट इज योर मैक्रो। तो जैसा हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें ये जानना था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज हो पाएगा, उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। तो पहला जो हमें नजर आया दैट वाज योर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पूरे इकोनॉमी का नेशनल इनकम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? द इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हमें पूरे इकोनॉमी का नेशनल इनकम जानना है तो नेचुरल सी बात है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी डीलिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, रादर वी आर गोइंग टू बी डीलिंग दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पूरे इकोनॉमी का जो इनकम है, कंप्लीट इनकम, नेशनल इनकम, वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं? वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है तो वो देखते हैं। एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कितने लोगों को जॉब मिला है, कितने लोगों को जॉब नहीं मिला है। तो एक बंदे की तो बात नहीं हो रही है, पूरे इकोनॉमी में जितने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड नहीं हैं,
वो सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, वो आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला आपका आता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है प्राइस राइज, जब चीज़ें महंगी शुरू होनी होती है। तो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपके घर में या मेरे घर में चीज़ें महंगी नहीं होंगी, जब भी चीज़ें महंगी होंगी तो वो पूरे इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली महंगी होंगी। तो जो चीज़ें महंगी या सस्ती हो रही हैं वो आपके इन्फ्लेशन में जा रहा है, तो वो किसी एक आदमी को इफेक्ट नहीं करता, रादर पूरे इकोनॉमी को कंप्लीटली इन अ टोटल वे इफेक्ट करता है। तो प्राइसेस का बढ़ना या प्राइसेस का घटना, if they are rising or if they are falling, whatever may be the scenario, whatever may be the circumstance, ये पूरे इकोनॉमी के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं। इसी वजह से इसका प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन है या प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन है, जो हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम लोग स्टडी करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिर्फ मेरा ग्रोथ या आपका ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा। Whenever we talk about growth and development, वो पूरे इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली जो है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो वो फिर किसके डेफिनेशन में आएगा, वो भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ, मतलब पूरा इकोनॉमी कंप्लीटली इन अ टोटल वे, इन एग्रीगेट वे, पूरा इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, तो अगर हमें वो जानना है तो वी हैव व्हाट, वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन वी हैव इंटरनेशनल प्राइसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में किसी भी बात को लेकर के डिस्कशन होता है तो वो इंटरनेशनल कहलाता है। और जब किसी दूसरे कंट्री के करेंसी आप समझते हैं, जो आपकी कंट्री में रुपी है, अमेरिका में वो डॉलर है, तो किसी भी कंट्री में जो आपका फॉरेन करेंसी चल रहा होता है, जो आता है जाता है, तो उसमें तो दो या दो से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो जब कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होता है तो वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका मैक्रो में आता है। वो मैक्रो में क्यों आता है? क्योंकि एक कंट्री तो आपकी है ही, तो वो तो ऑलरेडी मैक्रो में जा रहा है, और दूसरी कंट्री को भी आपने ऐड ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा एरिया, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एरिया आपका क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल का तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे कंट्री का, अपने कंट्री का, पूरे कंट्री का, दूसरे कंट्री का, वो तो कंप्लीट बात हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि वो आपका किस में जाएगा, वो आपका चला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा प्लीज कॉल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स, नो इश्यू इन दैट। चलिए अब अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो आपका आ जाएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपका डिस्टिंक्शन है, ये आपके डिफरेंसेस है जो हमें करना है। और क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो डिफरेंसेस जब भी आप करें तो बिना बेसिस के ना करें। तो नोट्स में आपको किस तरह से लिखना है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, तो मैं बताऊंगी कि दोनों में कॉमन जो है तो वो बेसिस किस तरह से आता है आपका। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है डेफिनेशन, दैट्स गोइंग टू बी पॉइंट नंबर 1। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स
इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एग्रीगेट के बारे में बात करता है। तो पहला आपको कंप्लीट जो है वो वही लिखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये आपको कंप्लीट लिखना होगा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये आपको मैक्रो में लिखना होगा। तो ये जो हमारा है वो बेसिस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका बेसिकली डेफिनेशन के बेसिस पे आप फर्क कर सकते हैं कि जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और जब हम कंप्लीट पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा किसमें आता है? वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट जो है वो आपका स्कोप है। तो बेसिकली जब हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे तो ये इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। ये बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, जैसे कि कंज्यूमर के लिए क्या चीज़ प्राइस होना चाहिए, प्रोड्यूसर के लिए किस तरह से प्राइस होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या प्राइसेस होने चाहिए, या प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बेचने की बात हो रही है उसके क्या प्राइसेस होने चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग प्राइसेस से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं, कहीं और स्टडी नहीं करते। तो प्राइसेस से रिलेटेड सारी बातों को व्हेन वी हैव टू डिटरमिन वेदर इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट और व्हाटएवर, तो वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बात करेंगे, दिस वाज पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2। तो जब हम लोग एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बात करते हैं, या जब हम लोग जनरल प्राइस लेवल, तो एग्रीगेट आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का जब हम लोग आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो वो हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं? वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और जो जनरल प्राइस लेवल है, मतलब प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, तो जो भी प्राइस आपका इकोनॉमी में फिलहाल प्रिवेल रहा है, चल रहा है, पूरे इकोनॉमी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं? मैक्रो के अंडर। तो अगर पूरे इकोनॉमी के आउटपुट के बारे में आपको जानना है वो भी आप किसके अंडर स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। और जनरल प्राइस लेवल के बारे में अगर आपने जानना है तो भी आप लोग क्या स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही स्टडी करेंगे। तो ये जो आपका बात हुआ, दैट वाज व्हाट? दैट वाज योर स्कोप, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के अंडर में काम कर रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों के लिए जो है तो काम कर रहा है। तो दैट कम्स अंडर व्हाट? दैट कम्स अंडर योर स्कोप, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है आपका टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल्स है, ऐसे तो और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन क्योंकि बिगिनर्स के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डिमांड एक टूल है जो कि किसको मिला हुआ है? कंज्यूमर को मिला हुआ है। तो कंज्यूमर जब डिमांड को यूज करता है तो कैसे यूज करता है? उसको पता है कि जब प्राइसेस बढ़ेगा तो हमको उस चीज का डिमांड क्या कर देना है? कम कर देना है। और उसको पता है कि जब प्राइसेस कम होगा तो हमको डिमांड क्या कर देना है? बढ़ा देना। हर कंज्यूमर की फितरत में ये होता है, क्योंकि लॉ नेवर कम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अमीर लोग तभी खरीदारी करेंगे जब वो चीज़ बड़ी महंगी होगी, उनका अपना अलग ही स्टेटस रहता है। तो खैर जो भी है उनके मुताबिक हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं,
हम लोग बिल्कुल आम आदमी, मैंगो पीपल, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राइसेस अगर आपका बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइसेस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद वाले चैप्टर में वी हैव टू स्टार्ट विद दैट ओनली। और सप्लाई के बारे में भी बात हो जाती है। तो सप्लाई मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है। प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है। उनका कहना है कि जब कोई चीज़ महंगी होगी तभी जो है हम लोग उसका सप्लाई बढ़ाएंगे, और अगर वो चीज़ सस्ती है तो हम लोग उसका सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो प्रोड्यूसर्स का ये मानना है कि जब चीज़ें महंगी होंगी तभी आपका सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो फिर सप्लाई आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किसका मानना है, ये प्रोड्यूसर्स का मानना है कि हम लोगों को सप्लाई तभी करना है जब प्राइसेस हाई होंगे, जब प्राइसेस लो होंगे तो हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आपको किसके अंडर में पढ़ना है, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ना है। जहां तक टूल्स आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे बात होती है एग्रीगेट डिमांड की, मतलब कंप्लीट इकोनॉमी का बिहेवियर डिमांड से रिलेटेड, या फिर आप ये कह लें जो एग्रीगेट सप्लाई है। तो कंप्लीट इकोनॉमी का बिहेवियर सप्लाई से रिलेटेड। जब हम लोग पूरे इकोनॉमी का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक्चुअली, तो वो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है। मतलब पूरा इकोनॉमी का डिमांड क्या है, जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो दैट विल बी स्टडीड अंडर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो एक टूल अवेलेबल कराया गया है। और जब हम पूरे इकोनॉमी के सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि कैसे पूरे इकोनॉमी का सप्लाई डिटरमिन होता है, तो उस केस में वी हैव व्हाट, वी हैव एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो आपका टूल्स है ये आपका किसके अंडर में आ रहा है, ये आपका जो टूल्स है ये आपका मैक्रो में है, और जो टूल्स आपका इसमें है वो आपका डिमांड और सप्लाई जो है तो वो आपका टूल्स माइक्रो में है। जहां तक सवाल लास्ट है एग्रीगेशन, सो देयर इज लो डिग्री, मतलब नहीं के बराबर एग्रीगेशन जो है, मतलब एग्रीगेट करना चीज़ों को ना, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो बहुत ही कम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको किसमें मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और बहुत ही ज़्यादा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको किसमें मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब ही होता है जब हम लोग सारी चीज़ों को इकट्ठा लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा कम, नहीं के बराबर इकट्ठा जो है तो चीज़ों को लेते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को जो है तो एक साथ आपका लेते हैं। तो ये आपका फ़र्क हो जाता है। तो माइक्रो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, मैक्रो एग्रीगेट। ये आपने पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखना है। दूसरा, इसमें प्राइसेस डिटरमिन होते हैं इंडिविजुअल के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह से। और इसमें एग्रीगेट मतलब कंप्लीट प्राइसेस जो डिटरमिन होने होते हैं वो आपके मैक्रो में डिटरमिन होते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोप। हमने ऑलरेडी 4-4, 5-5 स्कोप्स किया है। टूल्स, इसके पास डिमांड है, सप्लाई है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर अपना एक लिमिट सेट किया हुआ है,
जैसे कि प्रोड्यूसर तभी डिमांड करेगा जब प्राइसेस हाई होंगे। तो इस तरह से चीजें क्या है, इस तरह से चीजें सेट की हुई हैं। और इसमें आपका आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, जब आप कंप्लीट इकोनॉमी के डिमांड के बारे में बात करते हैं या कंप्लीट इकोनॉमी के सप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो ये टूल इसके लिए अवेलेबल है। इसमें एग्रीगेशन नहीं है या बहुत कम है, और इसमें जो आपका एग्रीगेशन है दैट इज वेरी हाई। एंड द लास्ट वन यू कैन राइट इज योर एग्जाम्पल, कि माइक्रो में आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, मैक्रो में आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, तो वो आप जो है तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आपका माइक्रो में आ जाएगा। और जब हम लोग जनरल प्राइस लेवल, मतलब पूरे इकोनॉमी के लिए अगर हम लोग प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं, तो वो आपका किस में आ जाता है, मैक्रो। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्राइसेस को डिटरमिन करेंगे तो वी विल डू व्हाट, माइक्रो। जब हम लोग किसी कंज्यूमर का, एक प्रोड्यूसर का, जब किसी पर्टिकुलर का प्राइसेस डिटरमिन करेंगे तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। लेकिन जब हम पूरे इकोनॉमी का प्राइसेस डिटरमिन करेंगे तो वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमिन करेंगे।